ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। हरिशंकर और उसकी पत्नी जानकी वो अपने एक छोटे से घर में रहते थे। वैसे तो हरिशंकर के पास ज्यादा खेती बाड़ी नहीं थी, लेकिन हरिशंकर और जानकी उतने में ही अपना गुजर बसर करते थे। जनवरी का महीना था, ठंड के आखिर के दिन चल रहे थे, लेकिन ढोलकपुर गांव में ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मानो ढोलकपुर गांव के लोगों पर ठंड का अभिश्राप हो। इधर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही थी, उधर ढोलकपुर गांव के लोगों को मजबूरी के वजह से अपना अपना काम करना ही पड़ता था। दूसरी तरफ हरिशंकर और उसकी पत्नी जानकी खेतों में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सुनो जी, बाहर तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है और इतने ठंड में अगर हम खेतों में जाने के लिए निकल पड़ेंगे तो हम ठंड से अकड़ जाएंगे। तो हमारा इतने कड़ाके की ठंड में खेतों में जाना सही रहेगा। जानकी, अगर हम इस ठंड से घबरा गए और खेतों में काम करने नहीं गए तो हमारे खेतों में अनाज कैसे उगेगा? अगर अनाज नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या? तुमको तो पता है कि हमारे हालात कैसे हैं। घर में राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं है। कह तो आप ठीक रहे हो, पेट पालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। ठंड हो या बारिश, खेतों में काम करने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। चलिए दोनों साथ साथ हम इस ठंड का मुकाबला करके खेत जाते हैं। इतना कह के हरिशंकर और जानकी खेतों में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ठंड से बचने के लिए कुछ गांव के लोग आग लगाकर एक पेड़ के नीचे खड़े थे और ठंड से बचने के लिए अपना शरीर आग के सामने गर्म कर रहे थे। तभी उधर से हरिशंकर और जानकी आने लगते हैं। हरिशंकर चाचा, जानकी चाची, इतने ठंड भरे मौसम में आप दोनों इधर कहाँ चले? बेटा भीमा, हम दोनों खेतों में जा रहे हैं। लेकिन हरिशंकर चाचा, आप तो देख रहे हो बाहर ठंड कितनी ज़्यादा पड़ी हुई है और आप दोनों इतने ठंड में खेतों में जा रहे हो। देखो ना, ठंड के वजह से गांव के सभी लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं और आप दोनों इतने बुजुर्ग होके भी काम करने खेतों में जा रहे हो। भीमा, अगर हम काम करने खेतों में नहीं जाएंगे तो मेरे खेतों में अनाज कैसे उगेगा? और अनाज नहीं उगेगा तो हमारे पास पैसे कैसे आएंगे? घर में राशन लाने के लिए एक भी रुपया नहीं है। अब तुम बताओ भीमा बेटा, अगर हम खेतों में काम नहीं करेंगे तो हम दोनों का पेट कौन पालेगा? तुमको तो पता है हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कह के हरिशंकर और जानकी वहां से चले जाते हैं। भीमा, इन दोनों की भी क्या जिंदगी है? इतने कड़ाके की ठंड में इन दोनों को खेतों में जाना पड़ रहा है। मोहन, तुम सही कह रहे हो। अगर हरिशंकर चाचा का बेटा होता तो उनको ये दिन देखने नहीं पड़ते। सही कह रहे हो तुम लोग, लेकिन ऊपर वाले के मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। भाइयों, क्या दिन आ गए। इधर जनवरी का महीना खत्म हो रहा है और ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दूसरी तरफ इतने कड़ाके की ठंड में हरिशंकर और जानकी अपने खेतों में काम कर रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि जानकी से काम करना भी मुश्किल हो रहा था। तभी हरिशंकर जानकी से कहता है, क्या हुआ जानकी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि ठंड से मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है, इसीलिए मुझसे काम नहीं हो रहा है। चलो जानकी, उस पेड़ के नीचे चलते हैं। मैं वहाँ तुम्हारे लिए आग लगाता हूँ। तुम आग के सामने बैठोगी तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। आग के सामने बैठ के तुम थोड़ा आराम भी कर लेना। तभी हरिशंकर ने पेड़ के नीचे आग लगा दी और जानकी से कहा, लो जानकी, आग के सामने तुम अपना शरीर गर्म कर लो। आग के सामने तुम अपने शरीर को गर्म करोगी तो तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। उतने में ही वहाँ गांव का माधव सेठ आ जाता है और हरिशंकर से कहता है, अरे हरिशंकर बाबा, ये क्या देख रहा हूँ मैं? खेतों में आग लगाकर अपने शरीर को गर्म कर रहे हो। क्या हुआ हरिशंकर बाबा, घर की लकड़ी खत्म हो गई है क्या, जो खेतों में आग लगाकर गर्म हो रहे हो? माधव सेठ, हम यहाँ आग के सामने अपना शरीर गर्म करने नहीं आए हैं। हम तो खेतों में काम करने आए थे, लेकिन ज्यादा ठंड होने की वजह से जानकी का शरीर ठंडा पड़ गया और उसको अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए हम दोनों इस पेड़ के नीचे आग लगाकर शरीर को गर्म कर रहे हैं। ये क्या हरिशंकर बाबा, ठंड कितनी है? इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है और इतने ठंड में तुम दोनों खेतों में काम करने आए हो।
अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। देखो जानकी, माँ ठंड से कितनी अकड़ गई है। माधव सेठ, हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुमको तो पता है हमको पालने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। हरिशंकर बाबा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इस दुनिया में कोई हो ना हो, लेकिन मैं आपको अपने पिता जैसा ही मानता हूँ। कल मेरे घर आके कुछ पैसे ले जाना और अपने लिए दुकान से कुछ राशन ले आना। माधव सेठ, इतना कह दिया तुमने, उतना ही मेरे लिए बहुत है। और अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारे घर आके पैसे लेने आ जाऊंगा। तभी वहां से माधव सेठ चला जाता है और फिर से हरिशंकर और जानकी इतने ठंड में खेतों में काम करने लग जाते हैं। ठंड इतनी थी कि काम करने का तो मन ही नहीं हो रहा था। अगले दिन जब जानकी खाना बनाने के लिए जाती है तो घर में थोड़ा भी राशन नहीं होता है। तभी जानकी मन ही मन में कहती है, ये क्या, घर में तो खाना बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अगर खेतों से आने के बाद ये मुझे खाना परोसने के लिए बोलेंगे तो मैं क्या कहूंगी? उतने में ही खेतों से काम करके हरिशंकर घर आ जाता है और जानकी से कहता है, जानकी, जल्दी मेरे लिए खाना लगाओ। आज खेतों में काम करके बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। आज खाना तो नहीं बना है। ये क्या कह रही हो जानकी? तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? आज मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी और तुमने आज खाना नहीं बनाया। आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। घर में राशन होगा तो मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी ना। घर में थोड़ा भी राशन बचा नहीं है तो मैं खाना कैसे बनाऊं? ये क्या बोल रही हो जानकी तुम? घर में कुछ भी राशन नहीं है, ये तो चिंता की बात है। आप एक काम करो, आप बबलू सेठ के दुकान पे जाके कुछ राशन लेके क्यों नहीं आते? जानकी, बबलू सेठ के तो पहले से ही हमारे ऊपर राशन के कुछ पैसे हैं। अगर और राशन उधार मांगने जाऊंगा तो बबलू सेठ क्या कहेगा? आप जाके तो देखो, अगर राशन नहीं देगा तो नहीं देगा, तब की तब देखी जाएगी। ठीक है जानकी, अभी बबलू सेठ के दुकान पे जाता हूँ। तभी हरिशंकर बबलू सेठ के दुकान पे राशन लाने जाने लगता है। अरे शिवा भाई, ये थैला लेके कहाँ से आ रहे हो? अरे यार राम प्रसाद भाई, बबलू सेठ के दुकान पे राशन लाने गया हुआ था। लेकिन शिवा भाई, तुम्हारा थैला तो खाली दिख रहा है, थैले में राशन तो दिख नहीं रहा है। क्यों, क्या हुआ शिवा भाई? राशन क्यों नहीं लेकर आए हो? मोहन भाई, अब तुमको क्या बताऊं, बबलू सेठ ने राशन देने से मना कर दिया। घर से इतने ठंड में राशन लाने गया, लेकिन बबलू सेठ के मेरे ऊपर उधारी के पहले से ही पैसे थे, इसीलिए बबलू सेठ ने मुझे राशन देने से मना कर दिया। ठंड इतनी ज़्यादा है और ऊपर से बिना राशन लिए ही वापस आना पड़ा। भाइयों, हम सबको पता है कि बबलू सेठ जैसा कंजूस आदमी पूरी दुनिया में ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। वो कहाँ किसी भूखे की मजबूरी को समझेगा। उतने में ही हरिशंकर राशन का थैला लेके वहां आ जाता है। हरिशंकर चाचा, ये थैला लेके कहाँ चले? आप भी बबलू सेठ के दुकान पे राशन लाने तो नहीं चले? हाँ राम प्रसाद बेटा, तुमने कैसे जाना कि मैं थैला लेके बबलू सेठ के दुकान पे राशन लाने जा रहा हूँ? हरिशंकर चाचा, अभी शिवा भाई भी थैला लेके बबलू सेठ के दुकान से आया है, इसीलिए मैंने अनुमान लगाया कि आप भी बबलू सेठ के दुकान पे राशन लाने के लिए जा रहे हो। बबलू सेठ ने तो शिवा भाई को उधारी पे राशन देने से साफ मना कर दिया है। अगर आप भी बबलू सेठ के दुकान पे उधारी पे राशन लाने जा रहे हो तो घर वापस लौट जाओ। राम प्रसाद, अभी इतने दूर तक आया हूँ तो अब बबलू सेठ के दुकान पे राशन लाने चला ही जाता हूँ। अगर बबलू सेठ राशन देने से मना कर देगा तो मैं वापस लौट के आ जाऊंगा। उतना कह के हरिशंकर बबलू सेठ के दुकान पे राशन लाने चला जाता है। हरिशंकर चाचा, क्या हुआ? राशन चाहिए क्या? हाँ बबलू सेठ, थोड़ा राशन चाहिए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और राशन खत्म होने की वजह से घर में खाना ही नहीं बना, तो क्या मुझे थोड़ा राशन मिलेगा क्या? हाँ हरिशंकर चाचा, बताओ क्या चाहिए? बबलू सेठ, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस खाना बनाने के लिए जितना राशन लगता है उतना ही दे दो। ठीक है हरिशंकर चाचा, इतने राशन के 200 रुपए होंगे, निकालो 200 रुपए। ठीक है बबलू सेठ, उधारी के डायरी में लिख कर रख दो। कुछ दिन में फसल बेच के आपके राशन के पैसे चुका दूंगा। नहीं हरिशंकर चाचा, राशन तो उधारी पे नहीं मिलेगा। तुम्हारे ऊपर मेरे राशन के पिछले वाले ही पैसे बाकी है। पहले पिछले राशन के पैसे दो, बाद में मैं आपको उधारी पे राशन दूंगा। बबलू सेठ की ये बातें सुन के हरिशंकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? क्यों बबलू सेठ ने राशन देने से मना कर दिया? हाँ जानकी, बबलू सेठ ने राशन देने से मना कर दिया।
आज तो हमको बिना खाना खाए भूखे पेट सोना होगा। कोई बात नहीं जी, इतने दिन से हम ठंड को हरा रहे थे, आज से हम भूखे पेट को हराएंगे। आज हम दोनों ही पानी पी के सो जाते हैं, क्योंकि भूखे पेट सोना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है जानकी, इतने दिन ठंड से नींद नहीं आ रही थी, आज बिना खाए नींद नहीं आएगी। चलो पानी पीकर सो जाते हैं, कल मुझे खेतों में जल्दी भी जाना है। ये बोल के हरिशंकर और जानकी पानी पीकर सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ गांव में ठंड के वजह से कोई भी इंसान बाहर नहीं दिख रहा था। घरों के बाहर ठंड के वजह से पेड़ पौधे भी मुरझा रहे थे, क्योंकि कड़कती ठंड की वजह से हवा का रुख बढ़ गया था। ठंडी ठंडी हवा इतनी तेजी से गांव के घरों में घुस रही थी कि लोगों को दरवाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था। ठंड तो इतनी पड़ी हुई है, इस ठंड के वजह से ठंडी ठंडी हवा दरवाजे से घर के अंदर आ रही है। राम प्रसाद, कुछ करो ना, दरवाजा तो बंद कर दो। ठंडी ठंडी हवा घर के अंदर आने से बच्चों की नींद खुल जाएगी। जल्दी जाओ और दरवाजा बंद कर दो। लो उर्मिला, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अभी ठंडी हवा घर के अंदर नहीं घुस पाएगी। अब ठंडी हवाओं से बच्चों की नींद नहीं खुलेगी। राम प्रसाद, अब चलो खाना खा लो, बहुत रात हो चुकी है। उर्मिला, बच्चों ने खाना खा लिया क्या? बच्चों को भी तो उठाओ खाना खाने के लिए। हाँ राम प्रसाद, बच्चों ने 7 बजे ही खाना खा लिया है। चलो अब हम दोनों भी खाना खा लेते हैं। उर्मिला, मैं बाद में खाना खा लूंगा। तुम एक काम करो, एक टिफिन डिब्बे में थोड़ा सा खाना पैक करके दो। खाना डिब्बे में पैक करके दूं, लेकिन किसके लिए? उर्मिला, मुझे मालूम पड़ा कि हरिशंकर चाचा को बबलू सेठ ने उधारी पे राशन नहीं दिया, और आज हरिशंकर चाचा और जानकी चाची भूखे ही सोए होंगे। तो तुम एक काम करो, जल्दी से खाना पैक करके दो, मैं उनके लिए खाना लेकर जाता हूँ। ठीक है राम प्रसाद, अभी खाना पैक करके देती हूँ। ये लो राम प्रसाद खाना, जल्दी जाओ और हरिशंकर चाचा और जानकी चाचा को खाना दे के आ जाओ। तभी राम प्रसाद खाना लेके हरिशंकर चाचा के घर चला जाता है। हरिशंकर चाचा, ओ जानकी चाची, सो गए क्या? दरवाजा तो खोलो। हरिशंकर चाचा, ओ जानकी चाची, सो गए क्या? दरवाजा तो खोलो। सुनिए, कोई दरवाजे से आवाज दे रहा है, जरा जाके तो देखो घर के बाहर कौन आया है। तभी हरिशंकर दरवाजा खोलता है तो उसको दरवाजे के बाहर राम प्रसाद खड़ा दिखता है। अरे राम प्रसाद, इतनी रात तुम मेरे घर क्यों? क्या हुआ? राम प्रसाद, घर के अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड पड़ी हुई है। अब बताओ राम प्रसाद, तुम इतनी रात को मेरे घर कैसे आए? कुछ नहीं हरिशंकर चाचा, आपके लिए और जानकी चाची के लिए खाना लेकर आया हूँ। मुझे पता चला कि बबलू सेठ आपको राशन नहीं दिया, और राशन न मिलने की वजह से आज आपके घर खाना नहीं बना, और आप लोग बिना खाना खाए ही भूखे पेट सोए हुए थे। इसीलिए उर्मिला ने आप दोनों के लिए घर से खाना भेजा है। राम प्रसाद, इतने ठंड में तुम्हें खाना लाने की क्या जरूरत थी? तुमको तो पता है बाहर कितनी ठंड पड़ी हुई है। इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? आज के दिन हम भूखे ही सो जाते। हरिशंकर चाचा, मेरे होते हुए आप दोनों भूखे कैसे सो सकते हो? और तकलीफ की बात है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आप दोनों आराम से खाना खा लो, अभी मैं चलता हूँ। उतना कह के राम प्रसाद हरिशंकर को खाना देकर वहां से चला जाता है। तभी हरिशंकर और जानकी खुशी खुशी खाना खाने बैठ जाते हैं। अगली सुबह हरिशंकर खेतों में जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं और कहता है, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत दिन से कुछ खाने को मिला नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होगा। और रास्ते से आते आते ठंड भी बहुत लग रही है, ठंड से मेरा शरीर ठंडा पड़ गया है। तुम्हारे घर अगर कोई फटा पुराना कंबल हो तो मुझे दे दो। जानकी, हमारे घर कुछ खाने के लिए है क्या? होगा तो बाबा के लिए लेकर आ जाओ, और हमारे घर जो पुराना कंबल है वो भी लेते आना। लेकिन आपको तो पता है हमारे घर कल रात को खाना ही नहीं बना, तो बाबा को क्या दूं? जानकी, कल जो राम प्रसाद हमारे लिए खाना लेकर आया था उसमें से कुछ खाना बचा होगा ना, वही खाना बाबा के लिए लेकर आ जाओ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। तभी जानकी बाबा के लिए खाना और कंबल लेकर आती है। बाबा, आराम से खाना खा लीजिए। बेटा,
बेटा, तुमने भूखे को खाना खिलाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं बहुत दिन से भूखा था। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा, मटका। इस मटके में जो भी तुम बोलोगे इस मटके से वही निकलेगा। तभी साधु बाबा मटका हरिशंकर को दे देता है और साधु बाबा वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हरिशंकर और जानकी घर के अंदर आ जाते हैं। सुनो जी, इस मटके में कुछ बोल के देखो, सच में इस मटके में से बोला हुआ निकलता है कि नहीं, देखते हैं। ठीक है जानकी, अभी इस मटके में बोल के देखता हूँ। तभी हरिशंकर मटका नीचे रख देता है और मटके में बोलता है, ये मटके मुझे खाना दे दो। तभी हरिशंकर के पास खाना आने लगता है।